हेलो एंड वेलकम बैक टू ट्रिक्स। वेस्ट बंगाल ने अभी रिजोल्यूशन पास किया है यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करने के लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल की हिस्ट्री, इसका फॉर्मेशन, कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन और टेन्योर इसके मेंबर्स की और क्या पावर्स एंड फंक्शंस हैं। सबसे पहले हिस्ट्री जानते हैं। 1969 से पहले बंगाल में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था। सबसे पहले दो हाउसेस की शुरुआत जो थी वो 1919 में हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू, जिसमें कि प्रोविंसेस में बाय कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि 2 हाउसेस। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्रोविंसेस से इसको एबॉलिश करके सेंटर में ले आया गया। अब सेंटर में 2 हाउसेस थे, जैसे कि अभी हमारे यहाँ है लोकसभा और राज्यसभा। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रही थी उस समय जो मेंबर्स थे वो इस बात पे अग्री नहीं थे कि स्टेट में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल हो। केटी शाह ने भी ये आर्ग्यूमेंट दिया था कि ये एक तरह से बर्डन हो जाएगा स्टेट पे और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको अपना मतलब साधने का एक जरिया मिल जाएगा और एक्स्ट्रा बर्डन जो होगा स्टेट ट्रेजरी पे वो अलग से उनके सैलरीज अलाउंसेस को लेकर के। इसीलिए फाइनली डिसाइड किया गया कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एक ऑप्शनल चीज होगी, यानी कि जिस स्टेट में ये होगा वहाँ ये एबॉलिश भी हो सकता है और नए जगह पे ये क्रिएट भी हो सकता है। तो ओरिजिनली बिहार, बॉम्बे, मद्रास, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में ये क्रिएट किया गया और ऑप्शन दिया गया इसको एबॉलिश करने का। बंगाल में 1969 तक रहा ये और पंजाब में इसके बाद एबॉलिश हुआ। क्यों एबॉलिश किया गया 1969 में? तो हुआ ये था कि 1967 में कांग्रेस बहुत जगह इलेक्शन हार गई, उनमें से एक था वेस्ट बंगाल। हारने के बाद एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनी वहां पे, जिसमें लगभग 14 पार्टीज थी और अजय मुखर्जी थे वो सीएम बने और ज्योति बासु डेप्यूटी सीएम बने। लेकिन जैसे कि कोएलिशन गवर्नमेंट में होता है और गवर्नर जनरली सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो गवर्नर जो थे उस समय के वीरा दास, उन्होंने 8 महीने के बाद इस सरकार को डिसमिस कर दिया। लेजिस्लेटिव असेंबली में फिर स्पीकर ने यह कहा कि गवर्नर का ये मूव जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस सरकार के डिसमिस होने के बाद एक इंडिपेंडेंट एमएलए थे पीसी घोष, ये बन गए सीएम कांग्रेस के सपोर्ट से। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में कोएलिशन सरकार के ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स थे, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में कांग्रेस का डोमिनेशन था। तो स्पीकर के अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलने के बावजूद लेजिस्लेटिव काउंसिल ने क्या किया कि एक रिजोल्यूशन पास कर दिया सपोर्टिंग पीसी घोष's गवर्नमेंट। यहाँ से टिफ शुरू हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के बीच में, और ये डिसाइड हो गया कि अब लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं रहेगा। इसीलिए जब 1969 में मिड टर्म इलेक्शन हुए और यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट बनी, तो इसने एक 32 पॉइंट प्रोग्राम दिया था, यानी कि मैनिफेस्टो जिसको कह सकते हैं। उसमें जो 31st पॉइंट था वो ये कह रहा था कि इनकी सरकार बनेगी तो ये लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश कर देंगे, और यही हुआ। जैसे ही इन्होंने सरकार बनाई, मार्च में इन्होंने रिजोल्यूशन पास कर दिया और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है बंगाल में एबॉलिश कर दिया। इस बार जो इलेक्शंस हुए, तृणमूल कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में ये रखा था कि जब इनकी सरकार बनेगी तो ये लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल लेकर के आएंगे, और इसीलिए अभी रिजोल्यूशन पास किया है। फॉर्म कैसे होता है ये देखते हैं हम लोग। फॉर्मेशन तो आर्टिकल 169 ये पावर देता है पार्लियामेंट को किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश या फिर रीएस्टैब्लिश या क्रिएट करने के लिए। इसके लिए स्टेट को एक रिजोल्यूशन पास करना होता है, जिस भी स्टेट में इसको क्रिएट करना है। स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली स्पेशल मेजॉरिटी के साथ एक रिजोल्यूशन पास करता है। इसमें 2 तरह की मेजॉरिटी होनी चाहिए, एक तो एब्सोल्यूट भी 50% ऑफ द स्ट्रेंथ वोटिंग इन फेवर एंड 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी और स्पेशल मेजॉरिटी भी। कंसीडर कीजिए जैसे वेस्ट बंगाल का स्ट्रेंथ दिया हुआ है 294, ऑल्दो सारी सीट्स नहीं भरी हुई है, लेकिन हम लोग कंसीडर करते हैं कि 294 सीट्स फिल की हुई है। 294 सीट्स का 50% फेवर में होना चाहिए, यानी कि 147 शुड बी इन फेवर ऑफ द रिजोल्यूशन एंड 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी 294 का 2/3 196 मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड आउट ऑफ दैट 147 का फेवर में होना चाहिए रिजोल्यूशन। इसको कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। इसके साथ जब रिजोल्यूशन पास होकर के पार्लियामेंट में जाता है तो पार्लियामेंट फिर सिंपल मेजॉरिटी के साथ उसको पास करती है। फिर वो पास होकर के प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उसको अपना एसेंट देते हैं।
ये जो बिल पास होता है ये नॉर्मल बिल होता है, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं माना जाता और इसलिए इसके साथ जुड़ी हुई जो फॉर्मेलिटीज़ होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के साथ वो यहाँ पे लागू नहीं होती हैं। अब देखते हैं कॉम्पोजिशन क्या है। आर्टिकल 171 देता है इसका कॉम्पोजिशन कि इसका स्ट्रेंथ जो है वो 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर 294 बंगाल का लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ है तो उसका 1/3 दैट इज 98 मेंबर से ज़्यादा लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं हो सकते और मस्ट नॉट बी लेस देन 40 और 40 से कम नहीं होने चाहिए। तो ये इसका क्राइटेरिया है। चूज कैसे होते हैं इसके मेंबर्स? तो 1/3 मेंबर्स जो होते हैं यानी कि 98 मेंबर्स में से 1/3 चूज होंगे लोकल बॉडीज के मेंबर्स के द्वारा, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत समितिज उनके द्वारा चुने जाएंगे 1/3 मेंबर्स। 1/3 मेंबर्स को लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स चूज करेंगे, एमएलए चूज करेंगे उस स्टेट के। फिर 1/6 जो है वो गवर्नर नॉमिनेट करेंगे फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, जैसे आर्ट एंड कल्चर हो गया, इंटेलेक्चुअल्स हो गए, सोशल सर्विसेज से, विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को चुन करके गवर्नर नॉमिनेट करेंगे, लगभग 1/6 मेंबर। 1/12 मेंबर्स जो है वो चुने जाएंगे बाय द ग्रेजुएट्स ऑफ 3 इयर्स इन दैट स्टेट और 1/12 बाय द टीचर्स जिनका 3 इयर्स का एटलीस्ट टीचिंग एक्सपीरियंस हो उस स्टेट में। तो इस तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर चुने जाते हैं। उनका क्वालिफिकेशन और टेन्योर क्या है? तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना ज़रूरी है, 30 इयर्स ऑफ एज ज़रूरी है। क्वालिफिकेशन में एज ज़रूर याद रखिएगा, अक्सर कंफ्यूज करने के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। और स्टेट वोटर लिस्ट में उनका नाम होना ज़रूरी है, मेंटली साउंड होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए और सेम टाइम में एमपी या एमएलए नहीं होने चाहिए, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होने चाहिए। 6 साल के लिए उनको चुना जाता है और 1/3 जो है एवरी 2nd ईयर रिटायर कर जाते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस क्या है? बजट डिस्कस कर सकते हैं पर वोट नहीं कर सकते वो ग्रांट्स पे, ये पावर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। मनी बिल को वो 14 डेज तक डिले कर सकते हैं। ऑर्डिनरी बिल के साथ 2 चीज़ें हैं, पहली बार जब उनके पास जाता है तो वो रिकमेंड कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली उसको अगर नहीं मानता है और वापस इसके पास भेज देता है तो पहली बार में ये 3 महीने के लिए डिले कर सकता है बिल को और सेकंड बार इसके पास अगर भेजा जाता है तो 1 मंथ के लिए डिले कर सकता है, यानी कि टोटल ये 4 मंथ्स के लिए ऑर्डिनरी बिल को डिले कर सकता है। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये पावर है कि वो उसके सजेशंस को ओवरराइड कर दे और वो बिल पास कर दे। और इसके जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं उनका स्टेटस जो है स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर्स के बराबर होता है। तो पावर के सेंस में कोई रियल पावर्स नहीं है। हाउएवर एक प्लेटफॉर्म देता है ये डिलिब्रेशन के लिए, जहाँ पे बेहतर तरीके से और डिटेल से डिस्कशन हो सकती है। डिफरेंट एरियाज से यहाँ पे लोग आए रहते हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, जिनको पॉलिटिक्स के थ्रू आना मुश्किल है, वो अपने इनपुट्स देते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और अपने स्पेशल क्षेत्रों से वो आए रहते हैं, तो उनका इनपुट किसी बिल को और ज़्यादा इनरिच कर सकता है। तीसरा ये कि रश लेजिस्लेशन पे ये रोक लगाता है कि कोई भी बिल जल्दीबाजी में नहीं पास होता, पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास जाता है, फिर वहाँ भी डिलीब्रेशन होती है। तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली के एक्सेसिव लेजिस्लेशन या फिर उसके एक्सेसिव यूज ऑफ अथॉरिटी पे एक तरह से चेक लगाता है। हालांकि इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये एक तरह से पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर अपने मैनिफेस्टो में ही देती हैं। ये भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि जिनको भी गवर्नमेंट अपने मिनिस्ट्री में जगह नहीं दे पाती या फिर जो भी चुन के नहीं आ पाते लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू इंपॉर्टेंट पोस्ट एंजॉय कर लेते हैं। दूसरे स्टेट्स में क्या हिस्ट्री रही है काउंसिल की? तमिलनाडु में एआईडीएमके की सरकार ने 1986 में एबॉलिश कर दिया था। तब से डीएमके ट्राई करती रही है इसको रीस्टैब्लिश करने के लिए, उसके इलेक्शन प्रॉमिस में भी ये रहा है। अभी फिर से डीएमके की सरकार बनी है तो मे बी यहाँ पे भी फिर से काउंसिल क्रिएट हो जाए। मध्य प्रदेश में 2018 में इसको फिर से लाने के लिए कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था। आंध्र प्रदेश में 1958 में इसको स्टैब्लिश किया गया। टीडीपी की सरकार बनी तो 1985 में इसको एबॉलिश कर दिया। कांग्रेस फिर से इसको 2007 में लेकर के आई, लेकिन फिर क्या हुआ कि जो टीडीपी थी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में थी, डोमिनेट कर रही थी, तो उसने कुछ बिल्स को, लगभग 3 बिल्स को एक्सपर्ट कमेटी को रेफर कर दिया। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल
के साथ ये भी है कि वो एक्सपर्ट कमेटी को रेफर कर सकती है बिल को। तो इससे जो सरकार थी वो चिढ़ गई और रिजोल्यूशन पास कर दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिमूव करने के लिए 2020 में। हालांकि ये अभी भी पेंडिंग है, पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। आसाम ने 2010 में पास किया था रिजोल्यूशन क्रिएट करने के लिए, अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। राजस्थान ने 2012 में पास किया था क्रिएट करने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये अभी भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है बिल। तो ये था लेजिस्लेटिव काउंसिल के बनने बिगड़ने और इसके कॉम्पोजिशन की कहानी। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए वेरी नाइस डे।